अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी का क्वेश्चन जो 2012 यानी झारखंड के पहला टेट में 1 to 5 में क्वेश्चन पूछा था। कुछ लोग का डिमांड था कि सर 2012 का क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, इसलिए उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए बता दीजिए ताकि हमको पता चल जाए कि आने वाला जेटेट में हमको किस तरह का तैयारी करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी का ये पूरा 30 प्रश्न, पूरा हम लोग इसको डिटेल में विस्तार पूर्वक चर्चा भी करते जाएंगे, जिससे वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और ये भी पता चलेगा कि किस तरह का प्रश्न पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि एक बच्चे में रचनात्मक विकास प्रारंभ होता है, यानी किस अवस्था में उसकी रचनात्मक विकास प्रारंभ होता है। तो हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग एडल्टहुड, यानी वयस्क जब होता है उस दौरान नहीं होता है, किशोरावस्था के दौरान। आगे चलिए देखिए, रचनात्मक विकास प्रारंभ हो रहा है यानी शुरुआत कहाँ होता है, बाल्यावस्था के दौरान, और कहता है कि जन्म से ही। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो आंसर होगा इसका आंसर जो होगा यहाँ यानी बाल्यावस्था के दौरान होता है। हालांकि बाल्यावस्था से पूर्व भी इसका जो होता है ना रचनात्मक विकास प्रारंभ होता है, जो हम लोग पूर्व बाल्यावस्था इसका एकदम सटीक आंसर होता है, लेकिन हमारा पूर्व बाल्यावस्था नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा मेरा ड्यूरिंग चाइल्डहुड होगा। चूँकि हम लोग देखते हैं कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार मनुष्य जो कुछ भी बनता है ना, जो भी कुछ बनता है वह प्रारंभ के 4-5 साल में ही बन जाता है। सिगमंड फ्राइड का यह परिभाषा है, जिससे वह जो होता है ना सृजनात्मकता उसमें जो होता है 3 साल के बाद ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर होता है इसका आंसर होना चाहिए चाइल्डहुड। ठीक है ना, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो अपव्ययी कारक है, यानी कौन सा उसके वेस्टेड फैक्टर हैं। पहला होता है कि उसकी शिक्षण विधियाँ, या फिर समय और पैसा, ये तो टाइम एंड मनी तो होगा ही नहीं, मनी एंड मटेरियल भी नहीं होगा, टाइम एंड एनर्जी भी इसका आंसर नहीं होगा, यानी इसका आंसर मेरा होगा पहला। देखिए थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कहता है कि धीमा सीखना अल्प बुद्धि या कम बुद्धि के बच्चे में सीखता है। ठीक है, और थॉर्नडाइक ने कहा है कि थॉर्नडाइक का मानना था कि शिक्षक को जो होता है ना एकदम शिक्षण विधि को सरल तरीका से बताना है, सरल तरीका से, यानी कोई भी टॉपिक होगा उसको एकदम सरल तरीका से बच्चों के सामने प्रस्तुत करें ताकि कोई भी बच्चा वो जो होता है सीख सके, आसानी से सीख सके। उसका एकदम उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और बच्चों के क्षमता के अनुरूप होना चाहिए, यानी छोटे छोटे इकाइयों में बांट करके पढ़ाने पर बल दिया था, यानी इसका आंसर मेरा होगा टीचिंग मेथड। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अल्प अवधि मूल्यांकन के क्या फायदे होते हैं। ठीक है, यानी हमारा यहाँ ऑप्शन में देखिए कि यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है। आगे देखिए ये नियमित कार्य की आदत डालता है, विषय प्रभावित होता है, यह तो होगा ही नहीं, प्रत्येक पढ़ाई को कठिन बनाता है, यह भी नहीं होगा। यानी यहाँ पर हमको कहता है कि अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे जो होता है यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है, और इसका आंसर जो होगा पहला इसका आंसर होगा। थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए अभी के समय में जो होता है ना कि मूल्यांकन की जो होता है तरीका होता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विद्यालयों में जो मूल्यांकन होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन हो रहा है, यानी कंटिन्यूअस एवं कम्प्रिहेंसिव मूल्य इवैल्यूएशन हो रहा है, जो सीसी की तरह होता है। इसमें कहा गया है कि पहला और दूसरा क्लास के बच्चों के लिए है ना, पहला और दूसरा क्लास के बच्चों के लिए जो होता है मूल्यांकन प्रतिवर्ष 8 चरण में लेने की बात कही गई है, और कक्षा 3 से लेकर के 8 में जो बोला गया है इसमें प्रत्येक सप्ताह अलग अलग विषयों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। एकदम जो पढ़ाई तुरंत हो, यानी टॉपिक वाइज उसको तोड़ तोड़ के मूल्यांकन हो। इससे ज़्यादा मूल्यांकन हो सबको डर लगता है, यानी वो ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए क्या होता है यहाँ पढ़ने के लिए उसको ज़्यादा समय मिलेगा। यदि साल में हम 2 ही बार परीक्षा लेंगे तो क्या होता है बच्चे पढ़ लेंगे और तैयारी ही नहीं करते हैं, जब परीक्षा आता है तब तैयारी करना चालू करते हैं। इसलिए बार बार मूल्यांकन होगा तो बार बार वो पढ़ेंगे और उसको समय अधिक मिलेगा। आंसर इसका पहला होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है क्या कि यदि एक बच्चा कर्ता क्रिया के संबंध में गलती करता है तो शिक्षक को उसकी मदद करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देके उसको समझाएंगे। कहता है नेक्स्ट कहता है कि उसे डांटकर और सजा दे करके उसको सिखाएंगे, तो होगा ही नहीं। आगे देखिएगा उसे 10 बार लिखने को कहेंगे, इससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। व्याकरण के नियमों को फिर से बताकर पढ़ाएंगे, ये भी नहीं होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा कि कक्षा में उस बच्चे को, कौन बच्चा को, जो बच्चा सीखने में उसको गलती करता है, यानी कर्ता और क्रिया के संबंध में जो वो गलती कर रहा है उस बच्चा को
पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर उसको हम समझाएंगे, तभी वो बच्चा अच्छा से सीख पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि प्रेरणा के बाद आना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, प्रेरणा के बाद आना चाहिए, ये आंसर इसका होगा। ठीक है, यानी क्या आना चाहिए, इनाम आना चाहिए, फटकार आना चाहिए, ज्ञान आना चाहिए या फिर प्रोत्साहन आना चाहिए। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा प्रोत्साहन। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि नए प्रवर्गों को सीखने का एक कुशल तरीका है। इन नए प्रवर्गों को सीखने का एक कुशल तरीका क्या होता है, यानी प्रवर्ग मतलब कैटेगरीज। ठीक है, इसको हम लोग लेंगे रोट लर्निंग, यानी रट कर सीखना ये नहीं होगा, लिख कर पढ़ना ये भी नहीं होगा, मशीन के द्वारा पढ़ाई करना ये भी नहीं होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे उदाहरणात्मक तुलना देकर के बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों को उदाहरण देकर सिखाना एक सर्वश्रेष्ठ तरीका माना गया है टीचिंग का, यानी पढ़ाने का। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, स्मरण के अंतर्गत आता है, क्या आता है, देखिए वर्ताव यानी बिहेवियर, व्यवहार आता है, नहीं आता है, रीडिंग पठन और लेखन ये भी नहीं आता है, प्रभावी शिक्षण ये भी नहीं आता है, यानी धारण और अनुसरण, इसको हम लोग रिटेंशन एंड रिकॉल इसके अंतर्गत आता है। आंसर इसका 4 होगा। यानी वुडवर्थ के अनुसार सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को हम लोग स्मृति कहते हैं, स्मरण कहते हैं। ठीक है, स्मरण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया होता है, इसमें 4 तत्व होते हैं, अधिगम होते हैं, धारण होते हैं, अनुसरण और प्रतिज्ञा, यानी लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल और होता है रिकॉग्निशन। ठीक है, ये इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि शिक्षकों को गैर मित्रतापूर्ण वर्ताव किस प्रकार के वातावरण तैयार करता है, यानी शिक्षक का व्यवहार जो गैर मित्रतापूर्ण रहेगा तो बच्चों के में किस प्रकार का वातावरण तैयार होगा। ये फन टाइम आमोद प्रमोद तो होगा ही नहीं, खेल कूद का समय ये भी नहीं होगा, भय बना रहेगा। ठीक है, जब बच्चा और टीचर के बीच में तनाव रहेगा, यानी उसका मित्रतापूर्ण व्यवहार बच्चों के साथ नहीं होगा तो उसको डर बना रहेगा। और कोई भी चीज़ पढ़ाने के समय यानी शिक्षण क्रिया जब हो रही है वर्ग कक्ष में, तो वह डर से बच्चे जो होता है टीचर के साथ कुछ बात ही नहीं कर पाएंगे, यानी डरे रहेंगे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। स्वयं अभिव्यक्ति भी नहीं होगा, आंसर इसका 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, कहता है कि शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है, क्या होता है, औपचारिक होता है या अंतराल में होता है या अनौपचारिक होता है या निरंतर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि शिक्षा क्या होता है, एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव होता है जो कंटिन्यूअस चलते रहता है, लगातार चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, स्कूली बच्चों के लिए पोशाक किसके लिए आवश्यक होता है। देखिए समय यानी उसका डिफरेंस ऑफ स्टेटस बताने के लिए, स्तर का अंतर बताने के लिए एकदम नहीं होगा, फैशन भी नहीं होगा, समानता इसमें आता है। ठीक है, याद रखिएगा, इक्वलिटी इसका आंसर होगा, अधिमान भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे में यूनिफॉर्म जो होता है, पोशाक जो होता है, एक रूपता होता है, इसीलिए चूँकि उसमें अमीर घर के बच्चे और गरीब घर के बच्चे में उस तरह का कोई अंतर न दिखे। और यदि यूनिफॉर्म न रहेगा तो अमीर घर के बच्चे काफ़ी महंगे कपड़े पहन के आएंगे और गरीब घर के बच्चे सस्ते कपड़े पहन के आएंगे, जिससे उसको जब क्लासरूम में अध्ययन करेंगे तो उसको ये हीन भावना महसूस होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, यूनिफॉर्म लगाया जाता है ताकि एक जैसे सभी दिखे, एक जैसे पोशाक रहेगा, तो ये समानता लाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है क्या, किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती है, तो शिक्षक को इस स्थिति में क्या करना चाहिए। वैसे ही रहने देना चाहिए तो होगा ही नहीं, डांटना रोकना चाहिए तो संभव ही नहीं है, सहानुभूतिशील होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ने के लिए उसको कहना चाहिए। यही इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, उन्हें अकेले बैठने पर बल देना चाहिए भी नहीं होगा, एकदम आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच, विचार और कौशल को बढ़ाता है, यानी व्यक्तिगत प्रत्युत्तर प्रश्न या फिर तथ्यात्मक प्रश्न, फैक्चुअल क्वेश्चन जिसको कहते हैं, या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो अवरुद्ध प्रश्न, ये तो एकदम संभव नहीं है। ठीक है, मूल पाठ के अध्ययन पर आधारित ये भी नहीं होगा, यानी इसका आंसर जो होगा मेरा क्या होगा, फैक्चुअल प्रश्न जो होगा, तथ्यात्मक प्रश्न इसका आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं कि चिंतन कौशल या जो होता है सोच विचार जो होता है एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होता है,
और चिंतन का आधार उनका विचार होता है। ठीक है, चिंतन अपने विचारों और तथ्यों के आधार पर विवेकपूर्ण प्रस्तुत करने और समस्याओं को समाधान करता है। यानी यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा तथ्यात्मक प्रश्न इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन इसका बी होगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है एक रचनात्मक बच्चे की विशेषता होती है, क्या होती है, उच्च बौद्धिक क्षमता होता है, या फिर समस्याओं को समाधान करने की क्षमता होता है, या फिर चित्रकारी में निपुणता होता है, या परीक्षा में उच्च अंक पाना। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा परीक्षा में अधिक नंबर लाया है तो वह एक रचनात्मक बालक है, कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, उच्च बौद्धिक क्षमता भी इसका नहीं होगा, चित्रकारी में निपुणता भी नहीं होगा, यानी इसका आंसर होगा एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। थोड़ा सा यहाँ चर्चा करते हैं कि रचनात्मक बच्चों में अपने समस्याओं के समाधान खोजने की क्षमता होती है। ठीक है, वे हमेशा विकल्पों के प्रति सचेत रहते हैं, और आंसर इसका क्या होगा, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित ये प्रश्न है। यानी कालक्रमिक क्रम में बच्चे के सीखने के 4 चरण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 चरण होते हैं और ये क्या होता है, इसको एक सिस्टम से बताना है। तो जीन पियाजे ने देखिए क्या बताया था कि जीन पियाजे ने मानव विकास की अवस्था यानी बच्चों के विकास को जो होता है क्या बताया था, अपने संज्ञानात्मक विकास में 4 चरण में उसको बांटा था, जिसमें से पहला को क्या ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए क्या आंसर होगा, संवेदी प्रेरक यानी जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, या फिर प्री ऑपरेशनल बोलते हैं, या फिर कंक्रीट ऑपरेशन, या फिर फॉर्मल ऑपरेशन। तो ये सिस्टमिक रूप से याद रखना है। तो देखिए ये पहला ही आंसर इसका होना चाहिए। हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए पूर्व प्रचलात्मक तो होगा ही नहीं, या फिर संवेदी तो पहला ये तो होगा ही नहीं। सबसे पहले होता है मेरा संवेदी यानी सेंसरी मोटर होता है, और सेंसरी मोटर पहला और चौथा में ही है। तो चौथा हम लोग देखते हैं, ये तो दूसरा और तीसरा तो होगा ही नहीं। चौथा में कहता है संवेदी प्रेरक के बाद पूर्व प्रचलनात्मक, ये भी ठीक है। औपचारिक लास्ट में आता है, ठोस प्रक्रियाएं इससे पहले आएगी, यानी इसका आंसर मेरा क्या होगा, पहला होगा। चर्चा करते हैं कि जीन पियाजे ने 4 अवस्था में संज्ञानात्मक विकास को बांटा था, जिसमें से पहला था सेंसरी मोटर स्टेज, और उसका इन्होंने पीरियड माना था जन्म से लेकर के यानी 0 से लेकर के 24 माह। 24 माह आप 2 वर्ष याद रख सकते हैं। यानी इस अवस्था में बच्चे जो होता है एकदम संवेदी प्रेरक होते हैं, यानी वह बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही सीखता है। यानी ठीक है, आगे देखते हैं कि अगला कहता है कि क्या पूर्व जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज, यह अवस्था जो होता है 2 साल से लेकर के 7 साल की अवस्था होता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक जो होता है नई नई सूचनाओं को या अनुभवों को संग्रह करता है। तीसरा अवस्था है जिसको बांटा है उन्होंने 7 से लेकर के 11 साल की अवस्था में बांटा, जिसको उन्होंने कंक्रीट ऑपरेशन या ठोस संक्रिया कहा है। ठीक है, इसमें बच्चा जो होता है तार्किक हो जाता है या पर्यावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट करता है। फिर लास्ट में इन्होंने बोला है कि 11 साल से लेकर के ऊपर की बच्चा जो होता है प्रौढ़ावस्था तक की अवधि को इन्होंने क्या बोला है कि फॉर्मल ऑपरेशन बोला है। ठीक है, यानी औपचारिक क्रियाएं बोला है। इस अवस्था में बच्चा जो होता है विचार करने लगता है समस्याओं के प्रति, और समस्याओं को समाधान करने का तरीका को वो सीख जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्या कि बच्चा बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो अभी का जो वर्तमान शिक्षा नीति जो है वह बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। कहने का मतलब है कि हम टीचर बन रहे हैं तो सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चा नहीं रहेगा तो किसी को नहीं पढ़ाएंगे। बच्चा नहीं रहेगा, विद्यार्थी नहीं रहेगा तो ना स्कूल होगा, ना टीचर होगा, ना स्कूल माने कोई पाठ्य पुस्तक होगा। यानी सबसे ज़्यादा जरूरी होता है बालक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, एक निर्देश दर्शक की होती है, या बच्चों का एक सक्रिय साथी के रूप में होता है, या एक रुचिपूर्ण प्रेक्षक होता है, या एक सख्त अभिभावक। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर जो होगा 2 होगा। यानी बच्चे का एक सक्रिय साथी के रूप में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 में, एक भाषा को सीखने की दक्षता प्राप्त होती है किसके साथ, लिखने के साथ नहीं, सुनने के साथ, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं बोलने के साथ, या फिर पढ़ने के साथ। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा सुनने के साथ ही एक भाषा को सीखने की दक्षता प्रारंभ होती है या प्राप्त होती है। इसका आंसर क्या होगा, दूसरा होगा। 17 प्रश्न में कहता है क्या कि व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जाता है। देखिए ओनली इंटेलिजेंस यानी केवल बुद्धि नहीं होगा, या फिर
फेशियल फीचर ये भी नहीं होगा, या फिर हम लोग कठोर बर्ताव ये भी नहीं होगा, यानी इसका हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत प्रभाव इसका आंसर होगा, यानी पर्सनल इंप्रेशन। व्यक्तिगत प्रभाव होता है, व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जाता है, यानी पर्सनल इंप्रेशन के आधार पर इसको समझा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कहता है थकावट के लक्षण हैं। क्या होता है, जब वजन कम हो जाता है, नहीं। भूख कम होता है, नहीं। यानी काम में जब रुचि नहीं लगता है तब हमको थकावट लगता है। यदि काम में रुचि है ना तो थकावट भी नहीं आता है। इसका आंसर तीसरा होना चाहिए, लंबाई में कमी नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि इमोशन डेवलप ड्यूरिंग, यानी मनोभाव, यानी क्या होता है इमोशन, या उसकी हम लोग क्या बोल सकते हैं, संवेग विकसित होता है। कब होता है, शैशवावस्था में होता है, बाल्यकाल में होता है, प्रौढ़ावस्था में होता है, या फिर किशोरावस्था में होता है। तो याद रखिएगा कि इमोशन जो होता है बच्चा में शैशवावस्था में ही विकसित हो जाता है। यानी शैशवावस्था में जो बच्चा होता है, क्रोध, भय, स्नेह इत्यादि ये जो होते हैं इसके इमोशन होते हैं। और जब वही बड़ा हो जाता है, बाल्यावस्था को प्राप्त करता है, तो वही इमोशन, वह भय, चिंतन, कुंठा, ईर्ष्या और जिज्ञासा में उसका इमोशन पर प्रकट करता है। और जब वह किशोरावस्था में आ जाता है तो वह बच्चा में जो इमोशन होता है वो नकारात्मक मनोदशाएं होती है, काम की प्रवृत्ति होती है, या विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण होता है, प्रबल जिज्ञासा होता है, कल्पनशीलता होता है, या क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। इस तरह से वो अपने इमोशन को प्रकट करता है। ठीक है, और मैच्योरिटी के दौरान भी, यानी यहाँ पर कहता है कि मनोभाव विकसित होता है शैशवावस्था में। आंसर इसका शैशवावस्था ही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वर्ताव, वर्ताव यानी व्यवहार समस्या की दो विधियां हैं। ठीक है, क्या होता है, प्रतिकार और सख्ती ये तो होगा नहीं, रोकथाम और सजा ये भी नहीं होगा, लाड़ प्यार और प्रेम ये भी नहीं होगा, यानी इंतजार और निगरानी इसका आंसर होगा। कैसे होगा, थोड़ा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, बालकों का व्यवहार वंशानुक्रम, परिवार, विद्यालय, समाज के वातावरण से प्रभावित होता है। तो एक शिक्षक के रूप में भय, क्रोध, घृणा, आत्महीनता, एकाकीपन, कामुकता आदि संवेगों से उत्पन्न नकारात्मक व्यवहार से ग्रसित बच्चा को सही मार्ग दिखाना, ठीक है, और उसे अच्छा रास्ते पर ले जाना शिक्षक का दायित्व होता है। यानी उसको इंतजार करना होगा। यदि इस तरह का जो भाव प्रकट करता है तो शिक्षक को इस तरह समझना चाहिए कि यह इसका उम्र है और ऐसी उम्र में इस तरह का भाव प्रकट करना आम बात है, इसलिए उसको इंतजार करें और लगातार प्रयास करते रहें और उसको एक सही मार्ग पर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रतिकार से क्या होता है। प्रतिकार से मतलब होता है कि नकारात्मकता बढ़ती है, सख्ती से भय और विस्मय को जन्म देता है। ठीक है, और यहाँ रोकथाम और सजा हम लोग किसको देते हैं, अपराधी को देखते हैं। तो रोकथाम और सजा भी नहीं होगा, क्योंकि अपराधी तो ये बच्चा है नहीं, इस तरह का व्यवहार कर दिया तो वो अपराधी हो गया, ऐसा नहीं है। वह उस तरह का लक्षण आम बात है और वो सभी में होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लाड़ प्यार भी और वर्ताव समस्या को भी बढ़ावा, यहाँ पर भी इसका समाधान नहीं होगा। यानी इसको क्या होगा, हमको इंतजार करना होगा और उसकी निगरानी भी रखनी होगी। यही इसका आंसर होगा, वेट एंड वॉच। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एक शिक्षण योजना तैयार करते समय शिक्षक को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। व्यवहारिक शिक्षण की वास्तविकता पर, ज्ञानार्जन की विशेषता पर, शिक्षा पश्चात समीक्षा भी जरूरी होता है। यानी इसमें इसका आंसर सभी होगा। कहने का मतलब है कि एक शिक्षण योजना तैयार करते समय शिक्षक को व्यवहारिक शिक्षण वास्तविकता पर भी ध्यान देना चाहिए और ज्ञानार्जन की विशेषता पर भी ध्यान देना चाहिए, और शिक्षा के पश्चात उसकी समीक्षा भी जरूरी होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका 4 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है क्या, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा, संसार के विषय में, सृजनशील जागरूकता के विषय में एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है, या फिर साझा विश्वास ही तो होगा नहीं, अनुभव से प्राप्त कर विश्वास ये भी नहीं होगा। अस्तित्ववाद यानी जो होता है ना, अस्तित्ववादों के अनुसार जो होता है, इसका आंसर होना चाहिए एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय ले सके। ठीक है, स्वयं निर्णय ले सके, इसका आंसर होगा दूसरा। आगे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है सह शिक्षा प्रणाली है जहां विद्यार्थी होते हैं। यानी को एजुकेशन इज अ सिस्टम वेयर द स्टूडेंट आर। क्या होता है, केवल लड़के नहीं, जहां केवल लड़के होगा वहां को एजुकेशन होगा ही नहीं, माता पिता और बच्चे ये भी नहीं होगा, केवल लड़कियां भी नहीं होगा। यानी को एजुकेशन जहां बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होते हैं, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
24 क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है J.F. हर्बर्ट के अनुसार मानव की क्रियाकलापें हैं। क्या क्रियाकलापें हैं? हार्ड वर्क एंड रेस्ट, कठोर कार्य और विराम, ये नहीं होगा। एक्सपीरियंस एंड वर्क, ये भी नहीं होगा। जानना, महसूस करना और इच्छा इसका आंसर होगा। ठीक है, प्रयोग के तरीके भी नहीं, तरीके का प्रयोग का तरीका भी नहीं होगा, यानी इसका होगा नॉलेज, फीलिंग एंड विल, इसका आंसर होगा J.F. हर्बर्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए कहता है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना किसने परिभाषित किया है? यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बनता है। थॉमसन नहीं, पेस्टोलॉजी नहीं, जॉन स्टुअर्ट, ये जॉन स्टुअर्ट का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका 3 आंसर होगा, एकदम इसको याद कर लीजिए रट के। ठीक है, आगे चलिए। और अरस्तु भी इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए कहता है क्या कि एक बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है, कब होती है? और चाइल्ड एजुकेशन स्टार्ट कब होता है? जब स्कूल के दिनों से, उसके जन्म से, या जब वह चलना प्रारंभ करता है, या जब वह वयस्क होता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जब होता है उसके जन्म से ही उसकी प्रारंभ हो जाती है इसकी शिक्षा। यानी जब बच्चा जन्म लेता है और वो बेड में लेटे लेटे हाथ पैर फेंकते रहता है, तो उसके बीच में उसके घर के परिवार के जो भी सदस्य होते हैं आना जाना करते हैं, तो उसको बड़ी गौर से वो देखता है और उसी क्रम में वो मुस्कुराना सीखता है। और जब मुस्कुराना सीखता है माता पिता को देख के, या जो भी उसके सामने जाके मुस्कुराता है तो मुस्कुराना सीखता है। और यदि उसके सामने कोई भयानक शरीर बना लेगा, चेहरा को क्रूप कर देगा, तो वो रोने भी लगता है। यानी फीलिंग को समझता है। वो जन्म के बाद ही ये क्रिया उसमें प्रारंभ हो जाती है। आगे देखते हैं। 26 हो गया। 27 प्रश्न में 27 प्रश्न में कहता है कि स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करता है? देखिए, उसकी गंध की अनुभूति स्पर्श से नहीं होता है, स्वाद भी स्पर्श से नहीं होता है, सुनने की अनुभूति स्पर्श से नहीं होता है, यानी टेक्सचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी एक वस्तु की संरचना, इसका आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन डी होगा। थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। स्पर्शनीय इंद्रियां जैसे अंगुली और त्वचा होता है, ठीक है, ये इंद्रियां किसी वस्तु की संरचना को जानने में मदद करता है। ऑप्शन इसका 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा, कहता है कि संतुलन की समझ चेतना किसमें स्थित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट और आसान भी है। आँख में संतुलन की चेतना नहीं होती है, मस्तिष्क में होती है, याद रखिएगा। कान में भी नहीं होती है, नाक में भी नहीं होती है। तो यहाँ होगा क्या कि संतुलन की मानव चेतना जो होता है ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में होती है। ठीक है, यानी मस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन की समझ चेतना को नियंत्रित और संचालित करती है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, 29 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसका सूत्रपात गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इकाई प्लान यानी यूनिट प्लान हुआ है, या लेसन प्लान हुआ है, या फिर माइक्रो टीचिंग हुआ है, या फिर इवोल्यूशन टूल यानी मूल्यांकन के साधन हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो होगा गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान से जो होता है यूनिट प्लान का सूत्रपात हुआ है। इसका आंसर होगा पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 में कहता है क्या, कितने वर्ष की आयु में सृजनात्मक विकास होता है? थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए सृजनात्मक विकास का प्रारंभ जो होता है हमारा यहाँ होता है, इस जब यदि प्रारंभ कहता है तब मेरा आंसर क्या हो जाता है? दूसरा हो जाता है। ठीक है, लेकिन कहता है क्या, कितने वर्ष की आयु में सृजनात्मक विकास होता है, यानी यहाँ पर अधिकतम सबसे ज़्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि बाल विकास और मनोवैज्ञानिक के अनुसार 6 से 12 वर्ष की आयु जो होता है रचनात्मक विकास होता है। 6 से 12 वर्ष की आयु रचनात्मक विकास होता है, और 13 से लेकर के 19 साल तक आयु जो होता है इसमें जो होता है सृजनात्मक विकास सबसे ज़्यादा होता है। तो हम लोग 13 से यानी क्या होगा, यानी किशोरावस्था के दौरान जो होता है बालक में सृजनात्मकता का विकास सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आंसर इसका तीसरा होगा। क्लियर हो गया? चलिए ओके गाइस, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन बताए हुए हैं कि जो 2 साल का क्वेश्चन, चूँकि झारखंड में 2 ही बार एग्जाम हुआ है, 2016 में और 2012 में, तो 2 साल का क्वेश्चन आपको समझ लीजिए, ताकि यही आपको आने वाला एग्जाम में हेल्प करेगा। उसके बाद हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, पूरा सिलेबस को डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अगला वीडियो पाने के लिए। ओके, बाय।